कोई भी इक्वेशन आपके पास है, फर्स्ट करो मैं डायरेक्ट रिलेशन से स्टार्ट करता हूँ। आपके पास फार्मूला है मोमेंटम का, आप मोमेंटम के रिलेशन को लिखते हो, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमें मोमेंटम और वेलोसिटी का रिलेशन पता है कि वो रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, और किस रिलेशन से ताल्लुक है, वन से। अब अगर इसके ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो मोमेंटम अलोंग वाई, वेलोसिटी अलोंग एक्स, तो इसमें मसला नहीं है, ग्राफ आपके पास क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे ग्राफ को कहा जाता है कि ये लीनियर आपका रिलेशन है, ये लीनियर कर्व है। ग्राफ में लिखा जाए लीनियर है, ग्राफ में लिखा जाए कि वो स्ट्रेट लाइन है, दोनों बातें क्या होंगी, वो करेक्ट होंगी। और इवन अगर इसके बारे में मैं ये भी कहता हूं ना कि इस ग्राफ के अंदर हमारी जो स्लोप है वो कांस्टेंट होती है, तो ये बात भी करेक्ट होगी। तो जब भी दो चीजों का रिलेशन डायरेक्ट होगा, ग्राफ लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और इसके अलावा उस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट। अब इस चीज को अगर आप उस कैलकुलेटर में करते हो तो आपने किस तरह से इसको करना है, ये आपके पास वो है वेबसाइट है जिसको मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, डेस्मॉस, ठीक है। अब डेस्मॉस कैलकुलेटर में ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। जब आप यहाँ पर इक्वेशन को लिखना चाहो, इक्वेशन लिख सकते हो, आप इवन टेबल बनाना चाहो y और x की, वो भी कर सकते हो। तो ये आपके पास एक ओवरऑल कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब आपने इसको लिखना कैसे है, जो y मैं लिखूंगा ये y एक्सिस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो मैं x लिखूंगा वो x की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि x की पावर क्या है, 1, तो ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन। तो मतलब जब दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हमारे पास ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। किन दो क्वाड्रेंट्स में होता है, फर्स्ट में और थर्ड। देखिए इतना ज्यादा डिटेल में हमसे फिजिक्स में नहीं पूछा जाता, तो हमें बस इतना भी याद रह जाए तो काफी है कि ग्राफ हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि अगर हमारे पास जो रिलेशन हो वो पावर 1 के साथ ना हो, पावर 2 के साथ हो। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल्स कहूंगा, उस जैसे एग्जांपल्स आपके पास बेतहाशा हैं पूरे सिलेबस में, आप कोई भी एग्जांपल ढूंढ सकते हो। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखा जाए कि काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ रिलेशन वो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ रिलेशन डायरेक्ट तो है, लेकिन जो पावर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है वो पावर क्या है, 2 है। अब हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं किसका, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ नहीं, वेलोसिटी के साथ। तो क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, नो, क्योंकि रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट सॉरी है, लीनियर नहीं है, पावर 1 के साथ नहीं है। ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है, ऐसे ग्राफ को बच्चे कहा जाता है कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व्स होते हैं, एक्सपोनेंट पावर के साथ, किसी पावर के साथ रिलेशन होगा। इसके अलावा ऐसे ग्राफ की जो शेप होती है वो पैराबोलिक होती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होती। अब क्या इसकी स्लोप इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या इसकी स्लोप इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। जब भी पावर 1 से ग्रेटर हो, जब भी पावर 1 से ग्रेटर हो, स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपके रिलेशन के अंदर जो पावर है वो पावर 1 से क्या है, ग्रेटर, हमेशा हमारे पास स्लोप क्या होगी, इंक्रीजिंग। मैं उस कैलकुलेटर में बाद में ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मैं इस पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं कि ग्राफ जो होगा वो इस किस्म का। अब इस चीज को आपने वेरीफाई करना है उस कैलकुलेटर में, दोनों कंपेयर भी कर सकते हो, पहले वाले को खत्म करना चाहो खत्म करते हो। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू x, लेकिन अब x की पावर क्या है, 2, यहां मैंने प्रेस कर दिया पावर 2 को। अब ग्राफ की शेप देखें क्या है, इसको जूम करते हैं और देखते हैं ग्राफ की शेप क्या बाकी स्माइलिंग फेस है, तो ये देख इंक्रीजिंग स्लोप। क्यों इंक्रीजिंग स्लोप होती है, अगर उस रीजन की तरफ भी जाओ तो वजह ये होती है कि जब हम वैल्यूज का स्क्वायर लेते हैं ना तो उन वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम वैल्यूज का क्या लेते हैं, स्क्वायर, तो डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता है। अब ये बात कैसे पता चलती है, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1, वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का। अब जरा हर दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस देखो, क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है। पहले डिफरेंस था 3, फिर डिफरेंस कितना है 5, फिर डिफरेंस कितना है 7, फिर डिफरेंस के बढ़ने का मतलब है स्लो बढ़ रही है। डिफरेंस के बढ़ने का मतलब क्या है, तो अगर ये डिफरेंस बढ़ रहा है दैट मींस स्लो बढ़ रही है,
तो ग्राफ क्या होगा? स्माइलिंग फेस होगा। अगर पावर 2 से ज्यादा हो जाए, पावर 3 हो सकती है, फिर क्या होगा? ग्राफ मजीद कर्व हो जाएगा। ग्राफ मजीद क्या हो जाएगा? कर्व। अब हमारे सिलेबस में कोई हमें एग्जांपल मिलती है जहां पर पावर 3 के साथ रिलेशन हो? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं उसी के ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं कि लेट्स से हम यहां पर वॉल्यूम को ले लेते हैं, वॉल्यूम के अलावा भी कोई एग्जांपल आपके माइंड में आती है, अब उसको कंसीडर कर सकते हो कि वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहां वॉल्यूम का पावर 3 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब पावर 2 और पावर 3 में फर्क क्या होगा? मैं इधर से आपको बताता हूं, आपको जज हो जाएगा ग्राफ कैसा होगा। अब बजाय इनका स्क्वायर लेने के, मैंने पहले क्या लिया था? स्क्वायर। अब मैं इनका क्यूब लेता हूं। जब मैं क्यूब लूंगा तो 1 का 1 आएगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का और 5 का। अब जरा डिफरेंस देखें, यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है? 27 प्लस 37 64 होगा। यहां के बाद डिफरेंस कितना है? वो 37 का 37 आएगा ना। और आगे डिफरेंस कितना है? 64 और 125 का, वो ले लीजिएगा, उस पर टाइम हम नहीं लगाते, जो भी आएगा छोड़ दें उसको। अब ये डिफरेंस बढ़ रहा है, और क्या डिफरेंस का बढ़ना बड़ा स्मूथ है? नो। 7 19 37, तो ग्राफ जो होगी वो इंक्रीजिंग स्लोप की होगी, लेकिन स्लोप ज्यादा होगी। यहां पर जो डिफरेंस था वो कम था, स्लोप कर्व है लेकिन कम कर्व, और यहां डिफरेंस ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा कर्व होगी। तो मैं ग्राफ को कैलकुलेटर से पहले अगर ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर अगर आपके पास वॉल्यूम है और यहां पर आपके पास रेडियस है, तो ग्राफ की जो स्लोप होगी वो यूं बन रही होगी, लाइक दिस। y से भी जाएगा बच्चे, लेकिन कर्व यूं बनेगा, स्लोप बढ़ेगी कि शुरू में स्लोप क्या है? कम, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोप क्या होती जा रही है? ज्यादा होती जा रही है। अब इस चीज को यहां पर देखें, पावर को मैं चेंज कर देता हूं, पावर 2 की जगह मैं पावर 3 कर देता हूं। मैं दोनों को इकट्ठा बल्कि करता हूं, पावर 2 भी रहने देता हूं, ताकि दोनों इकट्ठे होंगे तो कंपेयर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस आपके पास क्या है। अब जो ब्लू वाला आपके पास है और जो ग्रीन वाला, उन दोनों को देखें और कंपेयर करें। क्या बच्चे? कैसे y के करीब? बच्चे y के करीब तो बेंड होके आगे जाके जाएगा ना, शुरू में तो x के करीब है। अब दोनों ग्राफ में फर्क बच्चे क्या है? कौन ज्यादा इंक्लाइंड है? कौन ज्यादा इंक्लाइंड है? यूं देखें आप इसको, जो हम ड्रॉ करते हैं हम यूं ड्रॉ करते हैं ना। अब इसके मुताबिक देखें कौन ज्यादा इंक्लाइंड है? ग्रीन वाला, पावर 3 वाला। और कौन कम इंक्लाइंड है? पावर 2 वाला। और अगर मैं यहां पर एक और ग्राफ ऐड कर दूं जहां पावर 3 से भी बढ़ जाए, तो y इज इक्वल टू x, और x की पावर मैं यहां ले लेता हूं 4, तो देखो ग्राफ मजीद बेंड हो गया, y की तरफ बेंड होता जाएगा क्योंकि स्लोप बढ़ती जाएगी, और 90 पे जाके स्लोप क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। पैराबोलिक ही बोलेंगे इनको, एक्सपोनेंट ही बोलेंगे। एक्सपोनेंट क्या? चेंज हो रहा है। एक्सपोनेंट 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। एक्सपोनेंट मींस पावर, और यहां कोई भी पावर आ सकती है। तो जब भी पावर 1 से ग्रेटर हमारे पास होगी, हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा, हमारा ग्राफ कर्व होगा, उसकी शेप पैराबोलिक होगी, स्लोप क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। अब आ जाइए अंडर रूट की तरफ, कि अंडर रूट का ग्राफ हमारे पास किस तरह का होगा। बताएं कोई फार्मूला जहां पर अंडर रूट आता है? जी, डायरेक्ट रिलेशन वाला। पहले डायरेक्ट की बात हम कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट रिलेशन वाला बताएं जहां पर अंडर रूट आता है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम देख लेते हैं, उसके अलावा मोमेंटम वाला ठीक है, सही कहा मुझे, मैं समझा आप डी ब्रॉगली कह रहे हो, आप ये वाला कह रहे हो, ऐसा ही है। अब मोमेंटम का काइनेटिक के साथ रिलेशन डायरेक्ट है, लेकिन अंडर रूट के साथ है। अब ग्राफ कैसा होगा? सैड फेस। जब पावर 1 से ग्रेटर हो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में, तो हैप्पी फेस, और जब पावर हमारे पास 1 से क्या हो? लेसर हो, तो बच्चे फिर क्या बनेगा? वो सैड फेस बनेगा। मतलब कुछ चीजों को याद कर लें ताकि आपको सोचना कम पड़े, इक्वेशन हो, डायरेक्ट ग्राफ आइडेंटिफाई कर लें। तो जब हमारे पास दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन है डायरेक्ट, क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है, लेकिन अंडर रूट के साथ, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1 से लेसर है,
1/2 0.5 है, 1/3 क्यूब रूट 0.3 है, 1/4 0.25 है, तो पावर 1 से क्या है? लेसर। ग्राफ की शेप हैप्पी फेस, सैड फेस, वो सैड फेस। तो यहां पर आपके पास सैड फेस बनेगा। इस ग्राफ को भी बच्चे हम क्या बोलेंगे कि ये पैराबोलिक कर्व ही है, क्योंकि पैराबोला दोनों शेप का हो सकता है। पैराबोला 4 है, एक्स का, नेगेटिव एक्स का, वाई का और नेगेटिव वाई का। तो यहां पर भी हम लिखेंगे इसके बारे में क्या, कि ये पैराबोलिक कर्व है। और पैराबोलिक कर्व स्लोप के बारे में क्या कहोगे? बढ़ी कम हो रही है? अगर सैड फेस है स्लोप कम हो रही है, क्योंकि पावर 1 से ग्रेटर है, लेसर? 1 से लेसर। चले, लाइट आती है तो अब आपको नजर आ जाएगा। अब जुबानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों ये डिक्रीजिंग स्लोप है, उन्हें बताएं, इसको ऑन करें। क्योंकि जब आप अंडर रूट लोगे ना तो डिफरेंस कम होगा। 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1, 2 का अंडर रूट 1.4, 3 का अंडर रूट 1.7, 4 का अंडर रूट 2। अब जरा इनके डिफरेंस को देखें। 1 और 1.4 का डिफरेंस क्या होता है? 0.6। 1.4 और 1.7 का डिफरेंस क्या होता है? 0.3। और 1.7 और 2, यहां पर तो 0.3 आएगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 3 की 1.7 नहीं होती, 2 की 1.4 नहीं होती, थोड़ी बहुत 1.4 से डेविएट करती है। खैर, हम इसी को लिखते हैं। बताएं 5 का अंडर रूट क्या होता है? 2.2 हम अज्यूम करते हैं ना। तो पहले जो डिफरेंस था 0.6 था, फिर डिफरेंस 0.3 आया, फिर दोबारा फर्स्ट करो 0.3 आ गया, अब 2 और 2.2 का डिफरेंस क्या आया? अब मुझे बताएं, क्या ये डिफरेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो सैड फेस, हैप्पी फेस? पहले बच्चे आपने स्क्वायर लिया था, अब आपने अंडर रूट लेना। 1 का अंडर रूट 1 आएगा, 2 का अंडर रूट 1.4 आएगा, 3 का 1.7 आएगा, 4 का 2 आएगा, 5 का 2.2 आएगा। हर दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस को देखो, 0.6, 0.3, 0.3, 0.2। क्या ये डिफरेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो स्लोप कम होगी, तो ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग स्लोप होगा। डिफरेंस क्या बताता है बच्चे? डिफरेंस स्लोप बताता है। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस कम है तो स्लोप कम है, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है। अब इस चीज को इसमें देखें, क्या लिखूंगा फार्मूला? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। अब ग्राफ की शेप देखें, क्या ये ग्राफ हमारे पास डिक्रीजिंग स्लोप नहीं है? ये ग्राफ क्या है? हमारे सिलेबस में तो ऐसा क्यूब रूट वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं क्यूब रूट को इसके साथ आपको कंपेयर कर देता हूं कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं y इज इक्वल टू x लिखूंगा, x की पावर को मुझे चेंज करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 3। कंपेयर हो गया? क्या फर्क है दोनों के अंदर? स्लोप का। जो पावर 2 है उसकी स्लोप ज्यादा कम है, और 3 की स्लोप जितनी पावर बढ़ती जाएगी, मतलब 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता जाएगा? बेंड होता जाएगा। तो ये अंडर रूट के ग्राफ है, लेकिन डायरेक्ट के। अब बारी किसकी है? इनवर्स की। इनवर्स के अंदर हम डी ब्रॉगली की एग्जांपल लेते हैं, जो हमने रिसेंटली पढ़ा। अब डी ब्रॉगली में लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी है। वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ जो रिलेशन है बच्चे, वो इनवर्स है। अब मुझे इस ग्राफ को प्लॉट करना है, डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक बात याद रखें कि आपको इस रिलेशन को देखकर बॉयज लॉ याद आना चाहिए कि बॉयज लॉ में प्रेशर का वॉल्यूम से रिलेशन इनवर्स होता है पावर 1 के साथ। तो जब भी पावर 1 के साथ रिलेशन हो, आपका ग्राफ जो होगा वो कर्व होगा, और स्लोप बढ़ेगी कम होगी? स्लोप बढ़ेगी कम होगी? याद रखिएगा, इनवर्स के ग्राफ में हमेशा स्लोप कम ही होती है। इनवर्स के ग्राफ में स्लोप हमेशा, चाहे मैं b यहां लूं चाहे लैम्डा यहां लूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का रिलेशन आपस में क्या है? इनवर्स। ग्राफ की शेप ये बनेगी।
हाँ ये जरूर होगा कि पावर अगर 1 है तो ग्राफ कम कर्व होगा, अगर पावर 2 है ग्राफ ज्यादा कर्व हो जाएगा, पावर 3 है ग्राफ और कर्व हो जाएगा, लेकिन हमेशा आपकी स्लोप डिक्रीजिंग होगी, चाहे पावर 1 हो, 2 हो, चाहे अंडर रूट हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनवर्स के ग्राफ में चाहे पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो और चाहे इवन अंडर रूट हो, हमेशा ग्राफ की स्लोप क्या होगी। और ये वजह कोई ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, कोई और लॉजिक है, मैथमेटिक्स है कि अब आपने अपनी वैल्यूज को 1 से डिवाइड करते जाना है और फिर उनका डिफरेंस देखना है। अब खुद पता चल जाएगा कि वो डिफरेंस बढ़ नहीं रहा होगा, वो डिफरेंस कम हो रहा होगा। इस ग्राफ की शेप को भी मैं क्या बोलूंगा, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल है। जो मैं ऊपर बातें कर रहा हूं वही बात यहां पर भी आएगी कि एक्सपोनेंशियल कर्व है और ग्राफ की शेप क्या है, पैराबोलिक है। स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है। अब मैं आपको इसकी रीजन बताता हूं कि बॉयज लॉ का ग्राफ और ये ग्राफ कर्व क्यों होते हैं। कुछ वैल्यूज ले लें, 1, 2, 3 एंड 4 और 5 भी ले लेते हैं। अब बच्चे आपने इनका रेसिप्रोकल लेना, इनको 1 से डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइड बाय 1 1, 1 डिवाइड बाय 2 1 डिवाइड बाय 3 0.333 चलता रहेगा, 1 डिवाइड बाय 4 एंड 1 डिवाइड बाय 5 0.2। तो बच्चा कैलकुलेटर निकाले ताकि हम जल्दी से कर लें। मोबाइल कोई भी कैलकुलेटर हो ओपन करें और इनके डिफरेंस बताएं क्या आएंगे। 1 और 0.5 का 0.5 है, 0.5 का और 0.33 का, ठीक है, 0.33 का 0.25 से, 0.25 का 0.2 से। अब मुझे बताओ क्या ये डिफरेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, कम हो रहा है। पहले डिफरेंस 0.5, फिर 0.17, फिर 0.08, 0.05 और डिफरेंस अगर कम होगा तो स्लोप। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी वेरिफिकेशन ही बता दूं कि पावर बढ़ने से क्या होगा। अगर यहां पावर 2 आ जाए, कैलकुलेटर ऑन रखिएगा, अब आपके पास जो भी वैल्यू थी उसका स्क्वायर लेकर आंसर आएगा। इसका तो आंसर 1 ही आएगा, इसका आंसर 1/4 हो जाएगा, 0.25। बताओ 1/9 क्या होता है? 0.11। 1/16 क्या होता है? 0.062। 1/25 क्या होता है? चलिए अब इनके जरा डिफरेंस बताएं। 0.25 का 0.11 से डिफरेंस बताएं। 0.11 से 0.14, 0.11 का 0.062 से डिफरेंस बताएं। 0.05, 0.05 ही आएगा, ठीक है। 0.062 का 0.04 से बताएं। अब मुझे बताएं डिफरेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? अगेन कम हो रहा है, तो स्लोप बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। अब जहां डाउट होता है वो क्या है कि जब हम डायरेक्ट रिलेशन के अंदर पावर 1 से ग्रेटर लेते हैं तो इंक्रीजिंग स्लोप है, जब पावर अंडर रूट में लेते हैं 1/2, 1/3, क्या यहां भी ऐसा होता है? वेरीफाई करते हैं। अब मैं 1/√x लूंगा, 1/√x, ये तो 1 नहीं आएगा, ये आएगा 1/√2, ये 0.707 होता है। ये आएगा 1/√3, ये आपके पास 0.50 समथिंग होता है, चेक कर ले, 507 है जी, 57। और ये आपके पास आएगा 1/√4, 1/2, ये 0.5 आएगा, और ये आएगा 1/√5। ये बताओ कितना आएगा, यानी 1/2.2 कितना होगा? 0.44। अब जरा इनकी डिफरेंस बताओ। 1 का 0.707 से डिफरेंस बताओ, 0.3। 0.707 का 0.5 से बताओ, 0.2 लिख देते हैं। 0.57 का 0.5 से बताओ, 0.07 लिख देते हैं। और इसका इससे लिखेंगे तो क्या 0.06 लिखेंगे? क्या डिफरेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? तो स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इनवर्स के ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग स्लोप के होते हैं। क्लियर?
ये जस्टिफिकेशन है कि अगर आपको किसी को बताना पड़ जाए क्यों, तो ये रीजन है उसके। टेबल, ग्राफ। अब ग्राफ की शेप ये होती है। आगे चलते हैं, इसको मैं बाद में इकट्ठा ड्रॉ करता हूं उस ऐप में। फार्मूला अगर मैं लिखता हूं पावर 2 के साथ, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इनवर्स रिलेशन है और पावर 2 के साथ रिलेशन है। ग्राफ ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई और डिस्टेंस अलोंग एक्स। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? स्लोप का। उसकी पावर 1 है, स्लोप कम है, इसकी पावर 2 है, स्लोप। ये ग्राफ आपके पास ज्यादा कर्व होगा, लाइक दिस। पावर 3 हो जाएगी और कर्व हो जाएगा, पावर 4 होगा और कर्व हो जाएगा। और किसकी तरफ कर्व होगा? ये एक्स की तरफ कर्व हो रहा होगा। इसके ग्राफ की शेप के बारे में भी ये कहेंगे एक्सपोनेंशियल है, पैराबोलिक है, और इसके बारे में भी ये कहेंगे कि स्लोप क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब अंडर रूट की बारी है। अब अंडर रूट के अंदर हमने जो आज पढ़ा उसी को लिखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट ऑफ 2 टाइम मैस पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमें ग्राफ कहा जाता है कि वेवलेंथ का वोल्टेज के साथ ग्राफ किस शेप का होगा? क्या ग्राफ कहेंगे? अगेन कहेंगे डिक्रीजिंग स्लोप ही बनेगा। क्यों? इनवर्स के ग्राफ हमेशा क्या होते हैं? वो डिक्रीजिंग स्लोप के, तो ये बनेगा। ग्राफ की शेप के बारे में ये कहोगे पैराबोलिक है और स्लोप क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म चेंज आएगा फिर तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है जहां यूनिफॉर्म चेंज आ रहा हो। अब जरा ग्राफ को यहां पर ड्रॉ करके देखिए इनवर्स को। y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x। ये ग्राफ बना। नेक्स्ट पावर 1 का ग्राफ बन गया। y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x पावर 2। क्या ग्राफ ज्यादा कर्व हो गया? नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x, और x की पावर अब ले लेते हैं हम यहां पर 3। अब तीनों को इकट्ठा जरा देखो, क्या बच्चे डिफरेंस है स्लोप का? जो ब्लू वाला आपके पास है वो पावर 1 का है, जो ग्रीन वाला है वो पावर 2 का है, और जो पर्पल वाला है वो पावर 3 का है। ग्राफ कर्व होता जाएगा, एक्स के क्या हो रहा है? ज्यादा करीब हो रहा है। अब जरा अंडर रूट की बारी देखिए। मैं इन दो को बस कंपेयर करूंगा। y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x। वो ज्यादा y के करीब होगा, x से दूर होगा। अदरवाइज ग्राफ दोनों बच्चे क्या होंगे? कर्व। हमसे एमडी कैट में इतना नहीं पूछा जाता कि ग्राफ क्या कर्व x की तरफ है या y की तरफ है, बस सिर्फ ये पूछा जाता है ग्राफ की शेप कौन सी करेक्ट है। तो आप अगर दोनों ग्राफ को देखो, ओवरऑल जनरल ग्राफ एक जैसे नहीं है, तो दोनों ग्राफ क्या है बच्चे? कर्व। चाहे रिलेशन पावर 1 के साथ है, चाहे रिलेशन अंडर रूट के साथ है, ग्राफ क्या होएगा? कर्व। स्लोप क्या होगी? डिक्रीजिंग। क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन सकता है? क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन सकता है? इनवर्स का ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन बन सकता है? इसमें वो ऑप्शन नहीं दे रहा, वैसे आपको बता देता हूं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनेगा। इनवर्स का ग्राफ एक ऑप्शन ऐसी है जहां स्ट्रेट लाइन बनता है जब बच्चे हमारे पास जो स्लोप हो वो कांस्टेंट हो। जब स्लोप क्या हो? कांस्टेंट। एग्जांपल मैं देता हूं आपको, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। हमने पढ़ा था ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स को, और हमने ये देखा कि जो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स होती हैं, उन ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। याद है?
ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, लेकिन पोटेंशियल यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि एक रूल है बड़ा सिंपल सा, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करोगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये रूल याद रखिएगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हो आपका पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज। इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हुए डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल तो कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होती। हमें कहा जाता है कि जो फार्मूला यहां पर यूज हो रहा है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस। ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल का और डिस्टेंस का। पोटेंशियल अलोंग वाई, डिस्टेंस अलोंग एक्स। हमें पता है कि डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल कम हो रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल कम हो रहा है। मैं कहूंगा इसका जो ग्राफ है वो कर्व नहीं होगा, वो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, लाइक दिस। क्यों? उसकी वजह ये कि जब आप इस ग्राफ की स्लोप को फाइंड करोगे तो स्लोप आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, डेल्टा वी ओवर डी। तो क्या बच्चे डेल्टा वी ओवर डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल नहीं है? और क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म वेरिएबल? फिर ग्राफ स्ट्रेट होना चाहिए, कर्व। तो इनवर्स का ग्राफ स्ट्रेट होता है अगर उनकी स्लोप कांस्टेंट हो। एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल और देता हूं जो हम पहले पढ़ते थे एफएससी के सिलेबस के अंदर। हमारा टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, और इसके अलावा आप उसमें पढ़ते थे मैग्निफिकेशन को। मैं उसको रेफरेंस लेके बता रहा हूं कि मैग्निफिकेशन क्या होती है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। याद है? Q इमेज का फासला लेंस से, P इमेज का फासला ऑब्जेक्ट का फासला लेंस से। इनका आपस में क्या ताल्लुक होता है? लेंस के जितना करीब करोगे ऑब्जेक्ट, इमेज उतना दूर जाएगा, और जितना ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर करोगे इमेज उतना करीब आ जाएगा। P के बढ़ाने से Q कम होता है, Q के बढ़ाने से P कम होता है, लेकिन ओवरऑल इनकी रेशियो क्या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो फिर ग्राफ कैसा होगा? इनवर्स तो रिलेशन है, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन या कर्व? तो P बढ़ेगा, Q कम होगा, लेकिन ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। वजह क्योंकि इनकी स्लोप कांस्टेंट है, और इनकी स्लोप किसके इक्वल है? मैग्निफिकेशन के, और वो चेंज नहीं होती। Q और P का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। Q और P का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। वो आप जो सोच रहे हो वो यहां पर अप्लाई नहीं होता कि डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्ट रिलेशन बन जाए। ये प्रैक्टिकल चीज आपके पास है कि Q और P आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। क्लियर? तो क्या बच्चे आपके पास यहां पर आता है कि इनवर्स के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं? यस। कब होते हैं? जब आपके पास उनकी स्लोप, अदरवाइज इनवर्स के ग्राफ हमेशा कर्व होते हैं, डिक्रीजिंग स्लोप होते हैं। डायरेक्ट के रिलेशन दो तरह के होते हैं, या हैप्पी फेस या सैड फेस। अगर पावर 1 से ग्रेटर हो तो हैप्पी फेस, अगर पावर 1 से लेसर हो तो ये आपके ग्राफ। एक जनरल बात याद रखें, आपके पास अगर मोमेंटम का रिलेशन अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ है, ठीक है, अगर तो ग्राफ आप अलग-अलग बना रहे हो ना मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो तब तो ग्राफ कर्व बनेगा। लेकिन जब आप पूरे के पूरे फैक्टर को यहां लिख दोगे अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को, तो बच्चे फिर वो एक फैक्टर बन जाएगा। सुन लो, वो एक फैक्टर बन जाएगा, और उस पूरे के पूरे फैक्टर की पावर क्या है? 1। फिर ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। अगर तो आप अकेला रिलेशन लोगे काइनेटिक एनर्जी के साथ तो फिर अंडर रूट लेके ग्राफ बनेगा, लेकिन यहां पर अंडर रूट पहले ही क्या ले चुके हो, इसका मतलब उसकी पावर क्या है? 1। तो ग्राफ क्या होगा? एक और एग्जांपल देता हूं। आपने बॉयज लॉ में प्रेशर का और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा था। जब आप प्रेशर का वॉल्यूम के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप आइसोथर्म ड्रॉ करते हो, कर्व। लेकिन जब आप प्रेशर का 1 ओवर वॉल्यूम से ड्रॉ करते हो तो स्ट्रेट लाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर 1 ओवर वॉल्यूम की पावर क्या है? 1, और उसके साथ उसका रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। लास्ट एग्जांपल कूलम्स लॉ की,
कि कूलम्स लॉ में फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ रिलेशन है, तो अगर तो ग्राफ फोर्स का और डिस्टेंस का ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कर्व बनेगा लाइक दिस। लेकिन अगर वो कहे कि फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करो 1/r के स्क्वायर के साथ, तो फिर बच्चे 1/r स्क्वायर एक फैक्टर है और उसकी पावर क्या है, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ आ गया ग्राफ।